हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं धान में लगने वाला पर्णछद अंगमारी रोग के बारे में। जो भी फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो धान में लगने वाले अन्य डिजीज़ जैसे ब्लास्ट डिजीज़, इसके अलावा ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़ और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ के बारे में पहले से ही वीडियो अपलोड किया हूँ। जो भी व्यूअर्स नहीं देखे हैं वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो धान की पर्णछद अंगमारी या फिर शीथ ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पैडी रोग है, इसका रोगजनक यानी पैथोजन राइजोक्टोनिया सोलेनाई है और होस्ट प्लांट ओराइजा सटाइवा है। जो ये रोग है इसके बारे में बहुत पहले ही 1910 के करीब जो दक्षिण एवं पूर्व में एशियाई देश हैं वहाँ पर इसके बारे में पहले से पता हो गया था। और ये रोग शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जो धान उत्पादक हैं वहाँ पर काफ़ी गंभीर क्षति पहुँचाता है। इस रोग के सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो जल की सतह के ऊपर ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर जल भरा हुआ और इसके ऊपर ही इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में क्या होता, जो इसका ये पर्णछद है यहाँ पर 10 mm लंबे और दीर्घ वृत्ताकार या फिर अंडाकार हरित धूसर रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फिर बाद में यही धब्बे बढ़ करके लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। यहाँ पर जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो लगभग बढ़कर 2 से 3 सेंटीमीटर हो गए हैं और इन धब्बों का जो किनारा है वो देखेंगे तो नील लोहित रंग का होगा, अर्थात बैंगनी रंग का, और जो मध्य वाला भाग है वो भूरे रंग का दिखाई देता है। और फिर यही धब्बे जो लीजन्स यहाँ पर बने हैं वो जो पर्णछद है उसके चारों तरफ हो जाते हैं और उस कंडीशन में जो पत्तियां होती हैं वो नीचे की ओर झुक जाती हैं और मुरझा करके नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ एक बैंडेड दिखाई देता है और इसको हम स्क्लेरोसियम बैंडेड डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें डिजीज़ साइन के रूप में स्क्लेरोसियम बनते हैं। जब ज़्यादा रोग फैलता तो उस कंडीशन में कभी कभी विल्टिंग भी देखने को मिल सकती है। अब इनमें जो विछत होते हैं या लीजन्स होते हैं वहाँ पर भूरे रंग का कवक जाल भी पाया जाता है। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग भूरे रंग का ये रुई जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जो कि इसके कवक जाल ही हैं जो कि डिजीज साइन दिखाई पड़ रहे हैं। और कभी कभी यहाँ पर 4 mm लंबे या गोलाकार या फिर अर्ध गोलाकार लगभग स्क्लेरोसियम बनते हैं। अगर इस दूसरे वाले फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्क्लेरोसियम भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि 4 mm लंबे हैं या फिर गोलाकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या फिर अर्ध गोलाकार इसके स्क्लेरोसियम दिखाई देते हैं। जो माइसीलियम होता है वही आगे चल करके काफ़ी कम्पैक्ट और सघन हो करके बुना हुआ स्ट्रक्चर स्क्लेरोसियम बन जाता है। अब इसके ईटियोलॉजी की बात करें तो इसका पैथोजन माइसीलियल स्टेज या फिर स्क्लेरोसियल स्टेज में राइजोक्टोनिया सोलेनाई है और टेलियोमार्फ या फिर बेसिडियल स्टेज इसकी थेनेटोफोरस कुकुमेरिस है। अब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन यानी वर्गीकृत स्थान देख लेते हैं। जो इसका किंगडम है माइकोटा है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है और इसकी क्लास हाइफोमाइसिटीज है। ऑर्डर इसका एगोनोमाइसिटेल्स है, फैमिली इसकी एगोनोमाइसिटेसी है, जीनस राइजोक्टोनिया है और स्पीशीज इसकी सोलेनाई है। अब इसमें जो कवक जाल बनता है वो अंतराकोशिक और अंतःकोशिकी रूप में दोनों रूप में उपस्थित होता है और इसमें जो कवक तंतु है वो पटयुक्त होता है। यहाँ पर कवक तंतु का फिगर दिखाया गया, तो यहाँ पर सेप्टा पट दिखाई पड़ रहे होंगे और ये मोटी भित्ति युक्त होता है। इसमें जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और इनका जो व्यास है वो लगभग 1.5 से 2.5 म्यू माइक्रोन का होता है। इसमें जो स्क्लेरोसियम बनते हैं वो गहरे भूरे रंग के या फिर धूसर काले रंग के और अनियमित आकार के होते हैं या फिर अर्ध गोलाकार या फिर गोलाकार रूप में होते हैं। जो भारत में जो धान की पर्णछद अंगमारी रोग है ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक के शाखा मिलन समूह
वन फर्स्ट ए के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में 3 से 16 केंद्रक पाए जाते हैं। अब यही जो कवक जाल है यही फिर आपस में शाखा मिलन करता है, जिसके फलस्वरूप हर एक कोशिका में 3 से 16 केंद्रक हो जाते हैं और कवक जाल के कवक तंतुओं से फिर स्क्लेरोसियम का निर्माण हो जाता है। जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई की बेसिडियल स्टेज या फिर टेलियोमार्फ जो थैनेटोफोरस कुकुमेरिस है वो बेसिडियोमाइकोटिना से संबंध रखती है और इस कवक के जो बेसिडियम होती है वो छोटे पटहीन उपबेलनाकार या ढोलकाकार होते हैं, जो कि लगभग 10 से 15 म्यूमाइक्रान लंबे होते हैं और साथ ही साथ 7 से 9 म्यूमाइक्रान ये चौड़े होते हैं। और ये जो बेसिडियम है वो 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्टेरिगमाटा पर उत्पन्न होते हैं और इन स्टेरिगमाटा की लंबाई लगभग 4 से 6 म्यूमाइक्रोन की होती है और इसके जो बेसिडियो स्पोर हैं वो कचाब युक्त होते हैं, अर्थात हायालाइन यानी ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं। इसके अलावा ये दीर्घवृत्तज व एक ओर से चपटा होता है तथा माप में ये 9 से 12 म्यूमाइक्रान लंबे होते हैं और साथ ही साथ 6 से 7 म्यूमाइक्रान ये चौड़े होते हैं। अब इसकी डिजीज साइकिल या रोग चक्र देख लेते हैं। ये जो रोग है वो बीज जनित है, अर्थात ये बीजों के द्वारा फैलता है और साथ ही साथ इसके जो पैथोजन हैं वो खरपतवार पर पोषी जैसे साइनोडान डाइक्टिलान यानी दूब घास हो गया। इसके अलावा मोथा की कुछ जातियाँ जैसे साइप्रस रोटेंडस है, साइप्रस रेडिएटस है और साइप्रस आइरिया है। इसके अलावा इकाइनोक्लोवा की कुछ जातियाँ हैं जैसे इकाइनोक्लोया क्लोना है, इकाइनोक्लोया क्रुस गली है। इनके ऊपर पाए जाते हैं जो समपार्श्विक खरपतवार हैं, इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फसल के अवशेष हैं उसके ऊपर भी इसके स्क्लेरोसियम देखने को मिलते हैं। जो बिना जुती हुई भूमि होती है वहाँ पर स्क्लेरोसियम लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर वही भूमि की जुताई कर दी जाती है तो ये गहरे में लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर गहराई में भी उपस्थित होते हैं। इसके जो स्क्लेरोसियम है वो धान की पुआल पर भी जीवित बना रहता है और जब भी मृदा के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर जो नई रोपित किस्में हैं तो उसके संपर्क में आकर के ये फसल के अंदर मतलब इसके जो स्क्लेरोसियम है जब भी पौधे के संपर्क में आएंगे तो वहाँ पर जर्मिनेट करके पौधे के अंदर एंट्री कर जाते हैं और फिर इसका माइसीलियम इन्हीं प्लांट की कोशिका के अंदर और कोशिका के अंदर जो स्थान होता है अंतराकोशिक स्थान होता है उसके बीच में भी ग्रो करते हुए बढ़ते हैं और फिर बाद में इसके सिम्टम्स यहाँ पर पौधे पर दिखाई देने लगते हैं। बाद में फिर इसके माइसीलियम जो कि कंपैक्ट होकर स्क्लेरोसियम के रूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर इसकी माइसीलियम जो होती है फ्रेगमेंट के रूप में टूट जाती है और फिर से आगे चल कर के फिर से ये मृदा में गिर जाते हैं और फिर अगले वर्ष जब भी नई फसल उगाई जाती है तो फिर इसके स्क्लेरोसियम पौधे के संपर्क में आकर के रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब इसके बाद फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल दशाएं देख लेते हैं। जो कवक की वृद्धि के लिए हम स्क्लेरोसियम के निर्माण के लिए अनुकूलतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं उच्चतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात इस टेम्परेचर पर भी कवक की वृद्धि हो सकती है और स्क्लेरोसियम का निर्माण हो सकता है, लेकिन जो उपयुक्त तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और पौधों में संक्रमण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है और अपेक्षिक आर्द्रता उस समय अगर 96 से 97% है तो उस समय काफ़ी तेज़ी के साथ पौधे में संक्रमण हो सकता है। अगर अपेक्षिक आर्द्रता 100% भी पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में बहुत तेज़ी के साथ रोग देखने को फसल में मिल सकता है। अब इसकी डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंधन के बारे में बात करें तो इसमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाया जाता है।
इसमें पहला है जैसे रोगग्रस्त फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जो भी अगर आपकी फसल में रोग लगा है तो अगले साल के लिए उसके निवेश द्रव्य को रोकने के लिए आपको करना होगा कि जो भी रोगग्रस्त फसल है उसके अवशेष को जला दें। इसके अलावा जो खेत के आसपास उपस्थित संपार्श्विक खरपतवार हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। जैसे हमने पहले बताया कि जो दूब घास हैं या फिर मोथा की कुछ जातियां हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आप फसल चक्र अपना सकते हैं। अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं, अगर जो जिस भी खेत में अगर ये रोग हो गया है तो उसमें अगले वर्ष धान की फसल ना ली जाए या इससे रिलेटेड जो भी घास कुल की हैं फसलें ग्रेमनी कुल की वो ना ली जाएं, तो उस कंडीशन में अगले वर्ष वहाँ पर पैथोजन को भोजन नहीं मिलेगा और ये स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप रोग प्रतिरोधक किस्में हैं जैसे प्रभात है, बलेश्वर है, IET 9879 है, IET 1024 है, IET 11390 है, इनको उगा सकते हैं। इसके अलावा रोग सहनशील किस्में हैं जैसे शशि, करुणा, मंगला, मैसूरी, इन सबको उगाना चाहिए। इसके अलावा हम पौधरोपण को एकदम पास पास नहीं करते हैं, मतलब जो प्लांटिंग डिस्टेंस हो लगभग 30 होनी चाहिए या फिर 40 × 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आप बीजों को 22 टीन से 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। क्यूरेटिव मेजर्स में आप सर्वांगी कवकनाशी यानी 22 टीन का 0.1% के हिसाब से फसल पर 2 से 3 बार वहाँ पर छिड़काव करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।